हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम है द्विघातीय समीकरण। इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। इसके कुछ कंसेप्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि यह कहाँ से आता है, कैसे इसका उद्गम है, कहाँ से इसको प्रूव करते हैं। देखिए, तो इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। पहला है फंक्शन, पहले पढ़ते हैं। फंक्शन पहले पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फलन। फलन क्या चीज़ है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप यदि एक मशीन लिए, फिर या दूसरा मशीन, तीसरा मशीन, फिर इधर इसका आउटपुट है, रिजल्ट है। इधर कितना भी रिजल्ट बना लीजिए। मान लीजिए यह ए, यह बी। यहाँ देखिए, मान लीजिए मशीन ए का या सेट समझ लीजिए, ए सेट है और बी सेट। जहाँ सेट ए जिसमें ये सब मशीन है और ये आउटपुट। सेट ए में यदि मशीन नंबर 1, इसका समझ लीजिए आउटपुट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक हो। सेट ए में मशीन ए का आउटपुट 1 हो, 2 हो या कितना भी हो। फिर दूसरे मशीन का भी आउटपुट 1 या 1 से अधिक हो, तीसरे का भी 1 से अधिक हो। लेकिन सेट ए में जितने भी मशीन है ये सभी कार्य करने चाहिए, तब तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन है। इसको हम लोग बोल देंगे, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको मानते हैं हम लोग x, इसको मानते हैं y। देखिए, अगर हम यहाँ पर -1 ले x में यदि हम -1 ले, इसको मिटा देते हैं। यदि हम x में -1 ले और इसका वर्ग करें तो क्या होगा, 1 होगा। यदि हम x में +1 लेते हैं, यदि इसका वर्ग हम करते हैं तो भी होगा 1। अब देखिए, अब दो मशीन का आउटपुट 1 है, मशीन का आउटपुट 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, यह फंक्शन नहीं है। लेकिन यही बस ये दे दे कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तब इसमें देखते हैं कि यदि y को हम लोग -1 लेते हैं, और इसका यदि हम वर्ग करते हैं, यदि इसका हम लोग वर्ग करें, स्क्वायर करें, तो यहाँ पर 1 होगा। y को यदि हम -1 ले पहले, तो इसका वर्ग करने पर 1 होगा। y को फिर हम लोग +1 ले, तो इसका वर्ग करने पर 1 होगा। यानी एक मशीन 2 आउटपुट दे दिया, तो हम लोग बोलेंगे कि यह फंक्शन है। अब देखिए, यह y इक्वल टू √x, यह फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, और यह फंक्शन नहीं है। यह फंक्शन है और यह फंक्शन नहीं है। तो फलन तो समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं फलन कितने प्रकार के होते हैं। ये हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन से हम लोग ये लाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। दूसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, जैसे पूरा फंक्शन न लिखकर इस तरह लिखते हैं, पूरा फंक्शन को इस तरह लिखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी बहुपद फलन। बहुपद फलन, मान लीजिए बहुपद फलन यानी बहु मतलब कि अनेक, एक से अधिक हो, और क्या पद, पद मतलब उसकी संख्या। जैसे ऐसा फलन जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक हो तो इसको कहते हैं बहुपद फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें एक से अधिक उसके पद हो। अब देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल टू a0 x टू द पावर x माइनस 0 प्लस a1 x टू द पावर, यहाँ पर n होगा n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2। यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर भी रहेगा, प्लस डॉट 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 यहाँ पर कर देंगे an और x टू द पावर n माइनस, जब n करेंगे तो यह हो जाएगा 0 और इसका मान हो जाएगा 1। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं an। समझिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं an। यह होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद फलन का यह मानक रूप है, मानक रूप। मानक रूप देखिए, हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके जितने भी कंसेप्ट हैं अच्छे से पढ़ लें, ताकि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसीलिए हम लोग पहले 2 या 3 जितना भी वीडियो बन जाए इसके कंसेप्ट का हम लोग पहले अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। कोई भी चैप्टर हो सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझिए, उसके बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए यह होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि आपका ये औजार है, औजार या हथियार। समझ लीजिए कंसेप्ट को कि यह आपका औजार है, हथियार है, और ये प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम जो है ये है बैड सिचुएशन, बैड सिचुएशन या बैड कंडीशन। देखिए कंसेप्ट है आपका हथियार और प्रॉब्लम जो है बैड सिचुएशन है, बैड कंडीशन है। तो यदि आपको कंसेप्ट दे दिया जाए, यदि आपको हथियार दे दिया जाए, तो आप कैसा भी कंडीशन हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम में, इस स्थिति में हमें कौन सा हथियार यूज करना है। यदि हम शुरू से प्रॉब्लम पढ़ने लग जाए तो आपके साथ कब तक उसे सॉल्व करने वाला आपके साथ रहेगा। इसीलिए सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए, उसके बाद आप खुद ब खुद प्रॉब्लम बनाने लगेंगे। तो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन का मानक रूप, यही से सब कुछ आता है। देखिए अब मानते हैं, देखिए जहां n बराबर n बिलोंग्स टू होल नंबर, n होल नंबर से बिलोंग करता है। जैसे होल नंबर का चालू होता है 0 1 2 डॉट 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 n तक, फिर और A0 फिर A1 फिर A2 फिर A3
डॉट 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 an तक, ये है कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट यानी गुणांक। ये पॉलिनोमियल फंक्शन का सभी a1 a2 a0 डॉट 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 n तक ये पॉलिनोमियल कोफिशिएंट है, बहुपद गुणांक है, या इसका गुणांक है, या इसका गुणांक है, या इसका गुणांक है। अब मान लीजिए कि हम लोग रखते हैं n इक्वल टू 0। पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं, इसको लेते हैं। यदि n इक्वल टू 0 हम लोग मानते हैं, मान लीजिए पहला n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। जब हम n इक्वल टू 0 मानते हैं तब देखिए y इक्वल टू हो जाएगा a0, यहाँ पर x टू द पावर 0 होगा प्लस a1 x टू द पावर 0 माइनस 1। अब देखिए जो x की घात है, x की घात वह निगेटिव में नहीं आना चाहिए। x की घात है वह निगेटिव में नहीं आना चाहिए, या तो प्रकृत संख्या हो या 0 हो, लेकिन x की घात निगेटिव में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर निगेटिव होगा, प्लस आगे भी ऐसे ही निगेटिव होगा, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे, लेना है हमको इतना ही, निगेटिव वाले को हम लोग छोड़ देंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा a0, a0 और a0 है y इक्वल टू a0। देखिए ये तो हो गया, तो इसको बोलेंगे कि कोफिशिएंट, यह है कोफिशिएंट। अब हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ये है कांस्टेंट फंक्शन। यदि y इक्वल टू a0 हो गया, यानी इसमें x का वैल्यू नहीं है, इसमें x नहीं है, यह केवल कोई अंक है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी समझ लीजिए यहाँ पर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। अब हम लोग लिखते हैं कि n इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन है इफ n इक्वल टू 1, तो उस मानक समीकरण जो लिखे थे पहले y इक्वल टू a0 x टू द पावर n माइनस 0 प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट an, इतना हम लोग लिखे थे। इसमें हम लोग पहले n बराबर 1 रखते हैं, तब क्या देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए इसमें कि y इक्वल टू प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर 1 रखिए, तो a0x प्लस यहाँ पर रखेंगे 0, उसके बाद निगेटिव आएगा तो निगेटिव वाले को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर a1 मल्टीपल 0, y इक्वल टू होगा ax। अब देखिए अब यहाँ पर x एक है और x का घात 1 है, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन बोलेंगे, लीनियर फंक्शन, रेखीय फलन इसको बोलेंगे, रेखीय फलन। यदि n इक्वल टू 1, तब इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर फंक्शन, रेखीय फलन। मान लीजिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट b हो तो भी हो सकता है लीनियर फंक्शन, रेखीय फलन। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। जैसे दिया है कोई फलन y इक्वल टू x प्लस 1, जहाँ a इक्वल टू है a इक्वल टू है 1 और b इक्वल टू 1, तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए कोई बोल दे कि लीनियर फंक्शन का आप ग्राफ खींचिए, तो पहले मानते हैं
यदि y को जीरो लेंगे, यदि y को जीरो लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। तो पहला बिंदु होगा -1 और इसका 0। उसी तरह यदि x को हम लोग 0 लेंगे तो यह होगा y बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे वो 0 और 1। यदि x बराबर 0 तो y इक्वल टू 1, इसका पॉइंट हो जाएगा 0 और 1। इन दो बिंदुओं से आप रेखा खींच सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पर ये क्वाड्रेंट हो गया, अब -1 और 0, तो यहाँ पर -1 और 0, यहाँ पर होगा -1 0। दूसरा है 0 1, 0 यहाँ पर होगा और 1 y पर 1 0 1। अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण हम लोग ऐसे खींच देंगे। यह हो गया दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी लीनियर फंक्शन का यह ग्राफ हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओरिजिन, ओरिजिन जिसका पॉइंट है 0 0, इसका कुछ भी नाम रख दें a b। यदि n बराबर हम लोग 1 रखे तो इतना हो गया। फिर उसके बाद वैसे ही हम लोग n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होता है, इसको नोट कीजिए। तीसरा कंडीशन है इफ n इक्वल टू 2। यदि n इक्वल टू 2 है तब क्या करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू a0 और यह होगा x² प्लस वहां होगा a1 और x और 2 - 1 होगा तो x हो जाएगा मतलब, और फिर होगा यहाँ पर a2 और x के पावर 0, यहाँ पर 1 है। यह होगा y इक्वल टू a0 को हम लोग मान लेते हैं a, यहाँ पर x² प्लस इसको मानते हैं हम लोग b, यहाँ पर x होगा प्लस इसको मानते हैं हम लोग c। यह हो गया द्विघाती फलन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, द्विघात फलन। यदि y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c है तो इसको बोलते हैं द्विघातीय फलन। जहां a इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, इसमें भी a इक्वल टू 0 नहीं होगा, और पहले वाले में भी ये जहां पर n बराबर 0 लिखे थे वहां पर भी a बराबर 0 नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कोई भी फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि वह लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है। इसको नोट कीजिए। अब ऐसे ही आता है, यदि n बराबर 3 रखते हैं तब क्या हमें प्राप्त होता है, यदि इफ चौथा कंडीशन इफ n बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो क्या होगा कि y इक्वल टू होगा a0 x⁻³ प्लस a1 x⁻² प्लस a2 x⁻³ प्लस 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा a3 x⁻0। तो y इक्वल टू होगा, इसको a मानेंगे x³ प्लस इसको b मानेंगे bx² प्लस इसको c मान लेंगे तो cx प्लस इसको मान लेंगे d, क्योंकि कांस्टेंट है। अब यह हो जाएगा क्यूबिक फंक्शन।
घनीय फलन, घनीय इसको हम लोग बोलेंगे घनीय फलन। जब n बराबर 3 हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे घनीय फलन। यहां पर भी a इक्वल टू नॉट 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे घनीय फलन। वैसे ही एक अंतिम हम लोग दिखाते हैं। यदि n इक्वल टू 5वां कंडीशन, इफ n इक्वल टू होगा 4, यदि n इक्वल टू 4 होगा तब क्या होगा कि y इक्वल टू होगा ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इतना होगा। इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन है फंक्शन, चतुर्थघातीय फलन, चतुर्थघातीय फलन। यदि n बराबर 4 हो तो y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी चतुर्थघातीय फलन। तो हम लोग तो कुछ फंक्शन के बारे में पढ़े कि कांस्टेंट फंक्शन, फिर लीनियर फंक्शन, उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन और बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें भी a इक्वल टू नॉट 0 यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन, समीकरण किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब तक तो हम लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जाने। अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन किसको कहते हैं। फंक्शन से कोई भी इक्वेशन बना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू जब fx है, y इक्वल टू fx, तो इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं फंक्शन या एक्सप्रेशन। यदि y इक्वल टू fx है तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन या एक्सप्रेशन। कब? जब y 0 के बराबर नहीं है, a इक्वल टू नॉट 0, तभी तो बोल रहे थे कि या कांस्टेंट फंक्शन है या लीनियर फंक्शन है और या क्वाड्रेटिक फंक्शन है या बाई क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक फंक्शन है। यदि हम बोलते हैं कि y इक्वल टू 0 यानी फिक्स नंबर दे दिया हो, फिक्स नंबर y इक्वल टू 0 या 1 2 3, जब फिक्स नंबर दे दे तब हम लोग बोलते हैं इक्वेशन यानी समीकरण। जब y बराबर 0 या 1 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू दे दे तो हम लोग बोलते हैं वह समीकरण है। इसी फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि समीकरण है। जैसे देखिए यह होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब y बराबर कुछ भी दे दे, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दे, यहाँ पर रखेंगे मान लीजिए 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको बोलेंगे हम लोग समीकरण है, द्विघातीय समीकरण। कितने घात का? 2 घात का। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि 1 हो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इतना हो, तभी हम लोग बोलेंगे यह द्विघात समीकरण है। कब? इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यह द्विघात समीकरण हो गया। तो जब y का कोई फिक्स वैल्यू दे दे, जब y का कोई फिक्स वैल्यू दे दे कि y इक्वल टू 0 1, तब हम लोग बोलते हैं कि वह इक्वेशन है, समीकरण है। अब आते हैं हम लोग रूट्स यानी मूल, इसको हम मिलाते हैं। अब आते हैं हम लोग मूल। मूल क्या है?
मूल किसे कहते हैं, रूट्स किसे कहते हैं, तो समीकरण का हल ही। देखिए जब हम लोग किसी इक्वेशन को हल करके उसका जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो जितने भी वैल्यू होंगे सभी को हम लोग रूट्स बोलेंगे। यह उसका मूल है। जैसे यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 है तो x बराबर 1 होगा +1 और 1 होगा x बराबर -1। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह समीकरण के दोनों मूल हैं। इसको ही हम लोग रूट्स बोलेंगे या मूल बोलेंगे। तो x का वह वैल्यू है जिसके लिए y इक्वल टू 0 हो जाए, x का वह वैल्यू जिसके लिए y इक्वल टू 0 हो जाए। मान लीजिए यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x का वह मान जिसके लिए y इक्वल टू 0 हो जाए, y इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर बोलेंगे कि यह x को ये दोनों x का रूट्स है। जैसे y इक्वल टू, देखिए यदि -1 यहाँ पर रखते हैं तब भी y इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू यदि यहाँ पर +1 भी रखते हैं तब भी y बराबर 0 होगा। तो ये दोनों क्या है, x के रूट्स है या समीकरण के रूट्स है, समीकरण के मूल है। अब हम लोग इसके आगे आते हैं, इसके आगे हम लोग आते हैं अब कि जैसे देखिए अब जो रूट्स हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, देखिए अब रूट्स जो है, रूट्स समीकरण के कोई भी रूट्स एक्स अक्ष पर स्थित होते हैं। जिसे इसके दो मूल हैं। तो मान लीजिए इस तरह, तो यह हो गया और पहला रूट्स यहाँ, दूसरा रूट्स यहाँ। यदि किसी समीकरण में 3 घात है, एक बात और कि जब n बराबर यानी कि उसका जो डिग्री है, जितना डिग्री का वो इक्वेशन रहेगा उसके उतने मूल निकलेंगे। जैसे यहाँ पर 2 डिग्री था तो इसका मूल 2 निकला। यदि यही 3 डिग्री हो तो इसका मूल 3 निकलेगा, 3 मूल इसके होंगे। यदि 4 हो तो 4 मूल होंगे, यदि 5 हो तो 5 मूल होंगे। यदि n हो, यदि घात की संख्या n हो तो मूल की संख्या भी, मूल नंबर भी होगा n। तो समझिए कि यदि जितना घात होगा उतना उसका उस समीकरण का मूल होगा। मान लीजिए कोई चतुर्थ घात का समीकरण है जिसका ग्राफ ऐसे है, कोई चतुर्थ घात का समीकरण जिसका ग्राफ इस प्रकार है, तो उसके सभी मूल एक्स अक्ष पर स्थित होंगे। जैसे यहाँ पर x1 होगा, जिसे मान लीजिए कि मूल पहला होगा, यहाँ पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, ये सभी मूल एक्स अक्ष पर स्थित होते हैं। अब देखिए अब आता है इक्वेशन और आइडेंटिटीज में कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग बताते हैं। समीकरण जिसको बोलते हैं और सर्वसमीका। सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इधर इक्वेशन है, समीकरण, यह है आइडेंटिटीज। सर्वसमीका, सर्वसमीका, समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है यह हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू है x² प्लस bx प्लस c, y इक्वल टू है x² प्लस bx प्लस c। तब जहां a बराबर नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं है,
यदि समीकरण यह है तो 0 बराबर ax² प्लस bx प्लस c इतना हो गया। तब x का वह मान जिसके लिए यह 0 हो जाए, x का वह मान जिसके लिए ये RHS 0 हो जाए, तब बोलेंगे कि यह समीकरण है। अब समझिए इधर y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a b c तीनों एक साथ 0 होंगे। यहाँ पर a b c तीनों एक साथ 0 होंगे। यदि यहाँ पर 0 रख ले, bx यहाँ पर भी 0 प्लस 0, तो x का कोई भी मान होगा तो y इक्वल टू क्या होगा 0। लेकिन इसमें x का वह मान जिसके लिए y इक्वल टू 0 हो जाए तो समीकरण बोलेंगे, और x का कोई भी मान जिसके लिए y इक्वल टू 0 होगा तो बोलेंगे कि सर्वसमीका है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि x² माइनस 4 इक्वल टू 0, या इसको बोलेंगे y, इतना है। y इक्वल टू x² माइनस 4, या इसको मानते हैं हम लोग 0 के बराबर। तो यह तो एक समीकरण है। समीकरण के लिए कैसे मानेंगे कि यह समीकरण है? देखिए, तो x² इक्वल टू होगा 4, x बराबर होगा +2 और x बराबर -2। यह समीकरण के दो मूल हैं। अब y का मान 0 होगा, केवल इन दो मान के लिए ही y का मान 0 होगा। तो कब 0 होगा? जैसे रखिए यहाँ पर, तो y इक्वल टू होगा, यदि 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 0 होगा, और यहाँ पर होगा कि यदि -2 रखेंगे तब भी उसका वर्ग 4 होगा, और यह -4, तो यहाँ पर 0 होगा। तो समीकरण के ये दो मूल हैं जिसके लिए y इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो फिक्स मान है, इसके अलावा कोई भी मान रखेंगे तो y इक्वल टू 0 नहीं होगा। बट जब a b c तीनों एक साथ 0 हो जाए तो x का कोई भी वैल्यू इसमें रखने पर y का मान 0 होगा। जैसे मान लीजिए सर्वसमीका, एक सर्वसमीका लिखते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। हम बोले हैं कि इधर कोई फिक्स मान होगा, फिक्स वैल्यू होगा, लेकिन इधर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर होगा। यदि इधर 0 होगा y का मान तो इधर भी 0 होगा, कोई भी मान रखेंगे तो इधर भी 0 होगा। जैसे देखिए, a बराबर हम लोग रखते हैं 2, y इक्वल टू रखते हैं 3। a बराबर 2 रखेंगे और y इक्वल टू रखेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे, और इधर देखिए a का वर्ग तो 2 का वर्ग 4 होगा, और b का वर्ग 9, और यह हो जाएगा 2 गुणे 3। यह होगा -1 का होल स्क्वायर बराबर 9 4 13 माइनस 4 3 12। देखिए इधर होगा 1, इधर होगा 1, यानी दोनों बराबर होगा। यदि a बराबर कुछ भी रख दे, जैसे 5 रख दे, इधर रख दे 1, तभी दोनों तरफ बराबर आएगा। जैसे a बराबर 5 है तो यहाँ पर 5 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, और 5 का 25, यहाँ पर 1 का 1, और -2 गुणे 1 गुणे 5, तो इधर होगा 4 चौका 16 बराबर 26, इधर होगा -5 गुणा के 10, 16 इक्वल टू 16। ये दोनों तरफ बराबर है, यानी इसमें x का कोई भी मान रखेंगे तो यह होगा दोनों तरफ बराबर, या y इक्वल टू यदि 0 है तो x का कोई भी मान रखेंगे तो इधर 0 होगा, और इधर x का कोई फिक्स वैल्यू होगा जिसके लिए y इक्वल टू 0 होगा। आज हम यहीं तक देखते हैं, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।